कुछ ही सेकंड्स में चमकती हुई रोशनी जो कि सूरज से भी 1000 गुना तेज हो सकती है, धरती कांप उठती है और एक विशालकाय मशरूम बादल आसमान को ढक लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पराग शर्मा और आज हम आपको बताएंगे कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट में हम कैसे बच सकते हैं। ये सर्वाइवल स्टोरी बेस्ड रहेगी साइंटिफिक एविडेंस पे, मेडिकल नॉलेज पे एंड हिस्ट्री पे। हाँ जी, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1945 में हिरोशिमा पे जो अटैक हुआ था उसमें इजो नामुरा ब्लास्ट से 1 सेंटीमीटर दूर रहकर भी बच गए थे। ग्राउंड जीरो में होके भी उनकी जान बच गई थी। जापान पर 2 बार अमेरिका ने हमला किया था, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। जो पहला बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय और दूसरा जो बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन। ये जो पहला बम था वो 15 किलो टन का था और दूसरा 21 किलो टन का, मगर जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो पहले में ज़्यादा थी, दूसरे में कम थी, क्योंकि लोगों को कुछ अवेयरनेस आ गया था। पहला जो बम था उसमें 90,000 इनिशियल डेथ हो गई थी, जो बाद में बढ़ के 1,66,000 तक पहुंच गई थी। और जो फैटमैन था, जो दूसरा बम था, उसमें बस 64,000 डेथ्स हुई थी। तो लोगों को कुछ अवेयरनेस हो गया था कि सर्वाइव कैसे किया जा सकता है एक न्यूक्लियर अटैक को। इसके बाद में अगर हम देखें 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट है, उसमें एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और इसके जो रेडिएशंस है वो पूरे यूरोप में 3 दिन के अंदर में फैल गए थे। तो अब हम समझ सकते हैं कि रेडिएशंस कितने खतरनाक होते हैं। मगर एक सिंगल मेडिसिन पोटेशियम आयोडाइड की वजह से लाखों लोगों को थायराइड कैंसर होने से बच गया था। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर में काम आती है, उसकी हम पूरी एक किट भी देखेंगे। ये तो थी इतिहास की बात, बट एट प्रेजेंट जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम्स फटे थे उनसे 100 गुना और 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक भी है। तो अगर 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के बीच में युद्ध हो जाता है और वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर लेते हैं तो वो 2 कंट्रियाँ तो कई जनरेशन तक ख़त्म हो ही जाती है, मगर ये पूरी दुनिया भी ख़त्म कर सकता है, इतना खतरनाक होता है। अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता क्या है। यह एक परमाणु बम का विस्फोट होता है जो कि एटम्स के फिजन और फ्यूजन से पैदा होता है। बाद में एक चेन रिएक्शन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा एनर्जी और रेडिएशंस निकलते हैं। कम से कम आप लगाओगे तो 3 से 4,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर ज़्यादा पावर का बम है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच सकता है, वो भी 10 सेकेंड के अंदर में। एक आग का गोला बनता है जिसको हम फायरवॉल कहते हैं, जो कि सेंटर में रहता है। इसके आसपास में जितनी भी चीज़ें होंगी, हवा, मिट्टी, इमारत, सब भाप में बन जाता है। फायरवॉल के बाद में हवा की जो शॉक वेव फैलती है जो हर चीज़ को उड़ा देती है। गामा, एक्सरे और रेडिएशंस की थर्मल हीट निकलती है जो कि 100 गुना आंधियों से भी तेज होती है। ये डीएनए को डैमेज कर देता है, ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, 3rd डिग्री बर्न्स कर देता है। एरिया वाइज अभी समझते हैं। 2.5 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो सब कुछ भाप में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर इतना होता है जो कि सूरज की सतह से भी ज़्यादा हो सकता है। 7 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसमें इमारत मलबे में बन जाती है। ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, लंग्स डैमेज हो जाती है, कान के पर्दे फट जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, 3rd डिग्री बर्न्स हो जाते हैं। 20 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा उसमें क्या होता है, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस होती है। उल्टी पड़ती, मन घबराता है, चक्कर आते हैं, हेयर फॉल हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, डीएनए चेंज हो जाता है कई जनरेशन्स के लिए। 20 से 50 किलोमीटर तक का एरिया रेडियो एक्टिव फॉल आउट का होता है। जो धमाका हुआ है उसके जितने भी रेडिएशंस है वो सभी 10 से 15 मिनट में गिरते हैं वहाँ पे, और ये जो रेडिएशंस होते हैं ये वहाँ की फसल को, पानी को, हवा को, सब चीज़ों को खराब कर देते हैं। एक तरह से हर एक जगह पे जहर घुल जाता है। अभी हम जानेंगे कि इतने खतरनाक एक्सप्लोजन में हम कैसे बच सकते हैं। एक्सप्लोजन की चमक देखते ही तुरंत किसी मजबूत इमारत, अंडरग्राउंड शेल्टर, बेसमेंट, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, कंक्रीट की इमारत में छिप जाइए। एक्सप्लोजन को देखने की जरूरत नहीं है, ये आई को डैमेज कर सकता है, रेटिना को रैप्चर कर सकता है, टेम्परेरी अंधे हो सकते हैं, तो उसको देखना नहीं है। इजो नामुरा, जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वो बेसमेंट में छिप गए थे और उनकी जान बच गई थी जीरो ग्राउंड पे होने के बावजूद। खिड़कियों से दूर रहना है, दरवाजे से दूर रहना है, क्योंकि जो विस्फोट की लहर आएगी उसमें कांच और दरवाजे टूट सकते हैं और अपने को डैमेज हो सकता है। अगर बाहर है तो ज़मीन पर लेट जाएं, सिर और कानों को ढक लीजिए
क्योंकि जो साउंड आएगी उससे कान के पर्दे फट सकते हैं और सिर को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लकी हैं और बच गए हैं तो अगले 10 से 15 मिनट गोल्डन पीरियड है। उसके बाद में रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा, रेडिएशंस की काली बारिश होगी। उससे पहले अपने को एक सुरक्षित स्थान देख लेना है। घर में जाने के बाद में या फिर जो आपको एक शेल्टर मिल गया है उसमें खिड़कियां, दरवाजे, वेंटिलेशन, एसी बंद कर दें। सील करना है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है उसके जो कण होते हैं वो बालों से भी पतले होते हैं। सील करने से 80% रेडिएशंस कम हो जाते हैं। आपके जो भी कपड़े हैं कोशिश करिए कि आप एक बार उनको बाहर ही फेंक दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर फिर भी हम नहीं कर पाए हैं तो एटलीस्ट उनको सारे कपड़ों को एक टाइट पॉलीथीन में बंद करके ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे वो एक्सपोज ना हो और सीधा बाथ ले लीजिए। अगर जलन हो रखी है, कुछ भी हो रखा है, सबसे पहले आप बाथ ले लीजिए। आँखों को, कानों को, नाकों को जितना साफ आप कर सकते हो वो आप कर लीजिए। ज़्यादा हार्ड साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट हो तो आप लगा सकते हो। इसके बाद में हम फर्स्ट एड करेंगे। फर्स्ट एड के लिए अपने को चाहिए ये किट। इसमें जितनी भी मेडिसिन है ये हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियर डिजास्टर में ही काम आएगी, किसी भी वॉर कंडीशन में लगा लो या फिर घर में नेचुरली भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है उसमें भी ये किट काम आएगी। तो ये किट तैयार करने में कोई कमज़ोरी नहीं है, नॉलेज कभी भी किसी के काम ही आती है। तो ये किट हम रेडी कर लेंगे। एक बात हमें समझनी है कि कोई यूनिवर्सल न्यूक्लियर किट नहीं होती। ये लिस्ट जनरल नॉलेज के लिए है, हर इंसान अलग होता है। तो आपको कभी भी इमरजेंसी किट बनानी हो तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके बनाइएगा, क्योंकि सभी की कंडीशंस अलग होती है। जनरल किट में पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट नहीं होती, तो इस किट में पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये टैबलेट 6 से 24 घंटे के बीच में लेनी चाहिए, इससे थायराइड कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। मगर पहले हमें कंफर्म करना है कि रेडियो एक्टिव अटैक है तभी लेना है। खाना और पानी का हमारे पास में कम से कम 2 हफ्ते का स्टॉक रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में रेडियो और टॉर्च भी रहना चाहिए। उस टाइम पे लाइट नहीं रहेगी, नेटवर्क नहीं रहेगा, तो ओनली थ्रू रेडियो हम कनेक्टेड रहेंगे। बाहर गलती से भी हमें नहीं जाना है, क्योंकि बाहर रेडिएशंस का फॉल आउट हो रहा है। रेडिएशंस के ज़्यादा एक्सपोजर में 1 महीने के अंदर में डेथ हो सकती है, कम एक्सपोजर होगा तो 2-3 महीने के अंदर में डेथ हो सकती है, और बिल्कुल कम है तो कैंसर भी हो सकता है और नेक्स्ट जनरेशन्स में कोई जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। फॉल आउट का टाइम समझेंगे, 1 घंटे के अंदर में 100% रेडिएशंस बाहर होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। 48 आवर्स के अंदर में 50% कम हो जाता है। ऐसे हम देखेंगे कि 1 हफ्ते में 10%, 3 महीने में 1% रह जाता है। तो धीरे धीरे करके रेडिएशंस लेवल कम होते जाते हैं और हमारी सेफ्टी बढ़ती रहती है। ऐसे टाइम पे बस अंदर बैठ के आराम से अपना मन को शांत रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, इस चीज़ को याद रखिए। रेडियो पे अपने आप को अपडेटेड रखिए, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रखिए, रेस्क्यू की टीम आएगी आपको बाहर ले जाएगी। और एक चीज़ याद रखिए, मुश्किलें तो आनी हैं, पर जो लड़ते रहते हैं उनकी कहानी बनती है। धन्यवाद और जय हिंद।